हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो कि कलर का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है और समय भी अब बहुत कम बचा हुआ है। देखिए कम समय के लिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया था और आज जो है कि हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। नहीं देखिए देख लीजिएगा, BVI क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है कि सिलेक्टेड चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जितने अभी हम बताने वाले हैं वो सारे चीज़ को याद ज़रूर कर लीजिएगा, सारे एक्सपेक्टेड हैं आपके लिए। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अच्छा, इससे पहले जो एक प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका लिंक होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, अन्यथा डायरेक्ट चैनल पर जाके आप सभी देख सकते हैं। इसमें आपको जो है कि हिंदी का सेक्शन, उसके बाद जो है कि आपका GK GS वाला और कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसी को सम्मिलित किया गया है। तो शुरू से अंत तक इसको कंप्लीट करके आपसे बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे। बिल्कुल आपको टेस्ट के तौर पर इसको लेके चलना है और जितने चीज़ें रहेगा उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होता है या कितने बाइट के बराबर होता है। देखिए इससे पहले जितने भी आपका था GB हो गया, MB आपका जो है कि TB हो गया, PB हो गया, ये सारे चीज़ के बारे में आपको बताए थे। चलिए आपसे हमको बताइएगा कि 1 किलो बाइट बराबर जो है ये कितने बाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, 1024 बाइट होता है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका मेमोरी यूनिट से पूछा जा सकता है, तो इसको आप कंठस्थ याद ही कर लीजिएगा आप सभी। देखिए अगर 1 किलो बाइट की बात किया जाए तो कितना होता है, 1 KB होता है, जिसे हम सभी 1024 बाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है, या कह सकते हैं कि 1 KB होता है। अगर वहीं 1 मेगाबाइट की बात किया जाए तो ये 1 MB होता है, और 1 MB में कितना KB होता है, 1024 KB होता है। अगर 1 गीगाबाइट की बात किया जाए तो गीगाबाइट मतलब 1 GB, और 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होता है। तो याद रखिएगा, यानी कि 1024 इसको मेगाबाइट कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेराबाइट की बात किया जाए तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 1024 GB होता है, यानी कि गीगाबाइट होता है। उसके बाद 1 पेटाबाइट की बात किया जाए तो 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 TB होता है, यानी कि टेराबाइट होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर 1 एक्साबाइट की बात किया जाए तो 1 एक्साबाइट बराबर कितना होता है, 1024 PB होता है, यानी कि 1024 पेटाबाइट होता है। उसके बाद 1 जोट्टाबाइट की बात किया जाए तो ये कितना होता है, 1024 एक्साबाइट होता है। और 1 योट्टाबाइट की बात किया जाए तो ये आपका 1 योट्टाबाइट बराबर 1024 जेट्टाबाइट होता है। तो इतना सा फैक्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से यहाँ तक इतना आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, बस इधर आपको याद नहीं करना है, यहाँ तक आपको कंठस्थ याद ही कर लेना है। समझे आप सभी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तार रूप क्या होगा। यहाँ पर HTTP की बात किया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा आप सभी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपका जो है कि फुल फॉर्म वाला जो सेक्शन है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार फुल फॉर्म को आप सरसरी निगाह से देख के जाइएगा। होगा तो एक स्पेशल क्लास हम फुल फॉर्म का आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि निश्चित है कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहता है। तो ऑप्शन में डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। कुछ हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियस बस होता है। याद रखिएगा, क्या बताएं, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियस बस होता है। अगर वहीं पर VGA का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है, वीडियो या विजुअल ग्राफिक आपका एडाप्टर होता है, या कह सकते यूनिट भी आप सभी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगर लेन के बारे में पूछा जाए कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा, वेन की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा, LED का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं आप सभी को, बिल्कुल लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सी होती है, यानी कि बच्चों को अगर भाषा सिखाना है कंप्यूटर का तो किस भाषा को प्रयोग करेंगे हम सभी। तो देखिए बच्चों को सिखाने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जैसे कह सकते कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, ये हाई लेवल आपका लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है
जैसे आप सभी C++ देखते हैं, ये सभी क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज आपका है, जो कि कोडिंग करने का काम आता है। यानी कह सकते हैं जैसे कोई एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो यही सभी जो है कि भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा काम करना, कह सकते हैं कि या एक से अधिक कार्य करना, इसी को हम सिर्फ मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी तथा तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू में जो मौजूद रहता है आपका कंट्रोल यूनिट रहता है, प्लस में मेमोरी रहता है, और इसमें आपको बताना है कि तीसरा यूनिट कौन सा होता है। तो तीसरा यूनिट आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसे हम सभी ALU के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ALU के नाम से जानते हैं। तो तीसरा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। जितने भी हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर किया कीजिए। देखिए अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में मदद कर सके और आप पेपर में स्कोर कर पाएँ बेहतर तरीके से। क्योंकि यहाँ अचानक आपका एग्ज़ाम डेट आया हुआ है, तो अचानक एग्ज़ाम डेट आया हुआ है तो टू द पॉइंट चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो चीज़ें हम आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तो आप सभी इतना आपसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। देखिए CD-ROM जो है ये आपका क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा CD-ROM। अच्छा, सबसे तेज गति वाला जो आपका हो जाएगा मेमोरी वो कौन सा होगा? एक आपका बिल्कुल रजिस्टर होता है, और उसके बाद एक कैच मेमोरी होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, रजिस्टर सबसे ज़्यादा तेज होता है। अगला है प्रोसेसिंग के 3 मुख्य भाग हैं। देखिए अगर प्रोसेसिंग की 3 मुख्य भाग की बात किया जाए तो इसमें आपका जो हो जाएगा ALU होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, प्लस में रजिस्टर होगा। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग के मुख्य 3 भाग कौन कौन सा है? ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्लस में कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। अभी कैश मेमोरी के बारे में बताएं कि कैश मेमोरी और रजिस्टर ये सबसे तेज गति वाला मेमोरी होता है, यानी कि सबसे जल्दी कार्य करता है ये। अगला है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे हम सभी क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन में 8 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप सभी से कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसे हम सिर्फ प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, प्रोग्राम नहीं होगा, प्रोसेसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कोई भी चीज़ का गणना करना है या तुलना करना है तो इसके लिए जो है कंप्यूटर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है कि हम सभी ALU का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ही प्रयोग किया जाता है। तो सी राइट आंसर होगा। अच्छा, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप सभी को? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपका कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तब अच्छा, कंप्यूटर कौन कौन सा कार्य करता है? तो पहला याद रखिएगा, ये आपका इनपुट देता है, बिल्कुल करता है इनपुट का कार्य, प्लस में आउटपुट का भी कार्य करता है, प्रोसेसिंग का भी कार्य करता है, प्लस में स्टोरेज का भी कार्य करता है। तो याद रखिएगा ये सभी कंप्यूटर का कार्य है, जबकि आपका ऑप्शन में बी वाला जो है ये नहीं है। अगला है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो ये CPU के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा।
तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा यहाँ से अब जो याद रखना है, हम आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको बताते हैं। इससे पहले वाला भी सेशन में आपको बताए थे, बट एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, डायरेक्ट आप इसको रट जाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कीवर्ड जो है यह आपका, जिसे कीबोर्ड भी कहते हैं, यह आपका इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। वेबकैम इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा इमेज। ये वाला पार्ट क्या है, आपका कीबोर्ड है, ये माउस है। तो समझे इनपुट डिवाइस में क्या याद रखना था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन और जॉयस्टिक या जॉयस्टिक जिसे कहते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइस वाला याद रखिएगा आप सभी। तो आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो जाएगा, पहला याद रखिएगा। दूसरा प्रिंटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तीसरा याद रखना है स्पीकर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो क्या क्या बताएं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन और प्लॉटर होगा। बात समझे। तो ये दो आपको याद करना है सबसे पहले, इनपुट और आउटपुट वाले। जो भी एग्जाम्पल था वो आपको बता दिए, बस इतना से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा आपको हेडक नहीं लेना है। उसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइस आपको बताते हैं, लिख सकते हैं आप सभी। पहला लिखिएगा आप सभी HDD, HDD कीजिएगा इसको, HDD जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो ये आप पहला याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे SSD के नाम से जानते हैं। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव जिसे USB कहते हैं। उसके बाद है CD और DVD, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड स्टोरेज डिवाइस है। और क्लाउड स्टोरेज ये सभी आपका स्टोरेज डिवाइस में आता है। तो अगर डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी आंसर कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो वहाँ पर हो सकता है इनपुट आउटपुट वाला दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप सभी से। तो याद रखिएगा आप सभी, समझे। 3 आपका स्टोरेज डिवाइस दिया जाएगा और 1 दे दिया जाएगा इनपुट आउटपुट वाला। तो उसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ADP क्या है, यानी सिंपल भाषा में समझा जाए कि ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है आप सभी से। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए थोड़ा सा हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, इसको याद रखिएगा आप सभी। देखिए जितने भी बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होगा और इसको स्टार मार के याद कीजिएगा आप सभी। देखिए पहला आपको याद रखना है CPU। तो CPU कई बार बताएं, सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सबको पता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एक याद रखिएगा आप सभी, DTS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क टॉप सिस्टम होता है, याद रखिएगा आप सभी। तीसरा याद रखना है आप सभी को, चौथा याद रखना है कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि डिस्क टॉप पब्लिशिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक याद रखिएगा आप सभी कि LAN का फुल फॉर्म। तो LAN का फुल फॉर्म के बारे में ये बताएं आपको कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, याद रखिएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। उसके बाद रैम का बताए थे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अच्छा WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अच्छा WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, WWW का। उसके बाद है MICR का फुल फॉर्म, याद रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के नाम से जानते हैं। उसके बाद HTML का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद PROM के बारे में याद रखिएगा, PROM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और उसके बाद मॉडेम का बारे में याद रखिएगा, मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। तो इतना सा आपसे फुल फॉर्म के बारे में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि प्रथम गणना यंत्र है। देखिए सबसे पहला गणना यंत्र जो था वह अबेकस था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अब आइए थोड़ा सा हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं हम सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। वह पुस्तक ले आओ,
ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही है। जो गाड़ी सामने खड़ी है वह इनकी गाड़ी है, ये भी निश्चित बात किया गया है कि जो गाड़ी खड़ी है वह इनकी गाड़ी है, बिल्कुल निश्चित बात किया गया है। यह प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान है, यहाँ पर भी निश्चित बात किया जा रहा है कि ये जो निवास है वो प्रधानमंत्री जी का ही है। कोई किताब पढ़ रहा है, ये आपका निश्चयवाचक नहीं, ये अनिश्चयवाचक है। कोई किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चित बात किया गया यहाँ पर। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पूजा का विशेषण है। देखिए पूजा का विशेषण जो होता है पूज्य होगा, ऑप्शन में सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है? तो भाववाचक में क्या बताएं कि इसमें भाव का प्रदर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर मानवता जो है यही आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या लगता है, मानवता को आप प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते हैं। बेईमानी को आप प्लेट में परोस सकते हैं या अच्छाई को प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते हैं। जो अदृश्य है वही आपका भाववाचक संज्ञा है, ध्यान देंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? कंकूजर जो है ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि किनाहार हो गया, केसरी हो गया और केहरी हो गया, ये सभी शेर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक गंगा का समानार्थिक शब्द नहीं है? चलिए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देवपुत्री जो है ये आपका गंगा का समानार्थी नहीं है, जबकि मंदाकिनी, देवनदी और भागीरथी ये सभी गंगा का समानार्थी है, जबकि देवपुत्री नहीं है। कमचोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमचोर। अछीन जो है ये कमचोर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपका अशक्त हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा और निर्बल हो जाएगा, ये सभी कमचोर का पर्यायवाची है, जबकि अछीन कमचोर का पर्यायवाची नहीं है। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा सरोज। अगला है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखिए, तो आंख का पर्यायवाची आपको बताना है। चक्षु आंख का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। लोचन भी है और अच्छी भी है, जबकि दृष्ट जो है यह आपका आंख का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन में डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मीठा शब्द का विलोम शब्द है। देखिए मीठा का जो होता है वह आपका कड़वा होता है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है सौभाग्य शब्द का विलोम चुने। देखिए सौभाग्य का जो होता है वो दुर्भाग्य होता है, बिल्कुल आराम से इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। अगला है निम्नलिखित में से महीन का विलोम शब्द कौन सा है? देखिए महीन का विलोम मोटा होता है। जैसे महीन कहते हैं कि जो पतला पतला रहता है बिल्कुल महीन कर दिया जाता है, गुंडी कर दिया जाता है, तो वो महीन हो गया। और मोटा मतलब बड़ा बड़ा हो गया, ये मोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा इसका उल्टा होता है। अगला है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? चलिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। याद रखिएगा, आप सभी कई बार बताए हैं कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारों का शिरोरत्न डैश माना जाता है। तो देखिए अलंकारों का शिरोरत्न जो माना जाता है वह आपका उपमा को माना जाता है। जो उपमा अलंकार है इसी को माना जाता है अलंकारों का शिरोरत्न। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर है कि जल्दी नील गगन पर जाओ, जग को मोहक छवि दिखलाओ, यह काव्य पंक्ति के किस छंद का उचित उदाहरण है? तो यह आपका चौपाई छंद का उदाहरण है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर? चौपाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है संयोग का विलोम शब्द है। तो देखिए संयोग का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वियोग होगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग होता है। अगला है स्वजाति की विपार्थक शब्द का चयन करें, निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। यानी कि इनमें से एक स्वजाति के विपार्थक शब्द का चयन करना है आपको। डैश व्यक्ति से नफरत ना करें, इनमें से किस व्यक्ति से नफरत नहीं करना चाहिए?
तो देखिए ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका विजाती होता है इससे नफरत नहीं करना चाहिए, तो विजाती व्यक्ति से नफरत नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा धीरोदात्त होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या बताएं क्वेश्चन में कि शक्तिशाली हो गया, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो है धीरोदात्त है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए यहां तक क्लियर है आप सभी का। अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्रापसारक बल क्या प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पृथ्वी के आकर्षण का बल को प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रबी फसल का मौसम कौन सा है? जैसे कि रबी फसल की बात किया जाए जो ठंडी समय में बोए जाते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। तो आपका अक्टूबर से मार्च तक, याद रखिएगा आप सभी, ये आपका रबी फसल का समय है। ध्यान देंगे आप सभी। जबकि जुलाई से अक्टूबर ये आपका खरीफ फसल हो जाएगा, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। अगला है आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिकतम प्रबल पाएंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिकतम प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र की रेखा भरी होती है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। जब क्षेत्र की रेखाएं जो है ये भरी होती है तब जो है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल पाएंगे। अगला है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसका कथन था? लाला लाजपत राय का। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो ये कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था ना ही गुट के द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। लाला लाजपत राय जो है 1928 में जो है कि सैमन कमीशन का विरोध करते हुए मारा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमारे ऊपर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए किल साबित होगा। यह भी कथन किसका था? लाला लाजपत राय का था। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत हो गया था, यानी कि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाया था। फिर से इसको मिला दिया गया 1911 में। समझिएगा आप सभी। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन ने, और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। याद रखिएगा। बट लॉर्ड डफरिन जब द्वितीय आया था तो उसने जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अच्छा 1906 की बात किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भी किया था। अगला है निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं है? देखिए बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी नेता था, मदन लाल भी था, और उसके बाद जो है कि उधम सिंह भी था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। अगला है 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल हुई थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल में गए थे और ये 6 वर्ष की जेल हुई थी इसे। अगला है होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1916 में ही होम रूल शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा फिर से कि होम रूल आंदोलन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था। अगला क्वेश्चन है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो 1913 में गदर क्रांति शुरुआत हुआ था
इसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, पता है आप सभी को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे, तो ये राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है होलियम का प्रयोग किया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस तापमान पर 15 से लेकर 30 सेकंड तक उबाला जाता है? तो पाश्चुरीकरण के दौरान जो है लमसम इसको 72 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है और जितने भी इसमें कीटाणु सब होता है वो मर जाता है। उसके बाद जो है कि फिर प्लास्टिक में पैक किया जाता है इसको। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? यानी किसके समय में हुआ था ब्रिटिश क्षेत्र का भारत में विस्तार? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था और इसने क्या किया था? कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य को हड़पना शुरू कर दिया था। जैसे सतारा को हड़प लिया था, अवध को हड़प लिया था। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय था। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1818 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था। अगला है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम वाइसराय था? तो अभी बताएं कि लॉर्ड कैनिंग। 1858 में इसे भारत का पहला वाइसराय बनाया गया था। 58 कर लीजिएगा, 1858 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय क्या हो जाता है, ब्रिटिश कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन किसके हाथ में चल जाता है? तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चल जाता है और यहीं से वाइसराय का पद शुरू हो जाता है। अगला है, 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था पढ़कर? तो ये आपका इलाहाबाद में सुनाया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में हमसे कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था।